हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यू वन स्पेस। तो बच्चों देखो, हम यहाँ पे कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स और चलो अब पढ़ते हैं, देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो देखो, सेल ऑर्गेनेल्स की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे कुछ बता रखी है। जैसे कि देखो, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। सभी ऑर्गेनेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगी। दूसरी बात क्या है कि प्रेजेंट टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी ऑफ सेल, यानी कि सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो सभी हमारी होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स के ही अंदर, ठीक है। तो हमारे सेल ऑर्गेनेल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं और अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं वैक्यूल्स को पढ़ने। तो वैक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जो वैक्यूल होता है हमारा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वैक्यूल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है। अभी उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। उसके अंदर होता क्या है? वैक्यूल के अंदर सॉलिड एंड लिक्विड, उसके अंदर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, मतलब भरा हुआ होता है उसके अंदर। और जो वो करता क्या है, मतलब उसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर में होती है। और वो किस तरह से होती है हम आगे देखेंगे किस किस तरह से उसकी स्टोरेज होती है। तो वैक्यूल के बारे में पता चल गया और अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारा देखो, ये एनिमल सेल दिखा रखा है और यहाँ पे ये प्लांट सेल दिखा रखा है। एनिमल सेल के अंदर आप वैक्यूल्स को देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स पड़े हुए हैं। देखो, ये सब वैक्यूल्स हैं और ब्लू कलर में। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो ये बड़ा सा वैक्यूल आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको पता चल गया वैक्यूल का क्या होता है, कैसे होता है। और प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं वैक्यूल्स इन प्लांट एनिमल सेल, ठीक है। तो हम पहले बात कर रहे हैं वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। तो जो हमारा एनिमल सेल है, इसके अंदर वैक्यूल्स कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या डिफरेंस है? देखो, ये पहली बात तो स्मॉल है, आपको भी दिख रहा है यहाँ पे, ये बिल्कुल स्मॉल है। दूसरी बात, ये टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, मतलब जब इनकी जरूरत होती है तब ये बन जाते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो ये हट जाते हैं, यहाँ पे सेल के अंदर से गायब हो जाते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? स्टोरेज करना, ठीक है। अब क्या स्टोर करते हैं ये एनिमल सेल के अंदर? ये क्या स्टोर करते हैं? ग्लूकोज स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन्स, ठीक है, ये स्टोर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एनिमल सेल। और देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये स्मॉल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि देखो, प्लांट सेल के अंदर कितना बड़ा सा वैक्यूल दिख रहा है और यहाँ पे कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और इनका काम क्या होता है? स्टोर करना होता है। दूसरी बात, मतलब ये क्या स्टोर करते हैं? वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये सभी चीजों को स्टोर कर सकते हैं हम। तो ये तो बात करी हमने एनिमल सेल की। अब हम चलते हैं प्लांट सेल की तरफ। तो प्लांट सेल में कैसे होते हैं? ये लार्ज होते हैं, बिल्कुल डिस्टिंक्ट, मतलब अलग दिख रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। और ये क्या करते हैं? ये मतलब हमारे सेल के 50 to 90% पार्ट को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारे जो हमारा न्यूक्लियस है, देखो वो बीच में होता है, लेकिन उसको भी इन्होंने साइड में कर दिया है। तो वैक्यूल इतना बड़ा साइज हो जाता है उसका कि ये सेल के 50 to 90% पार्ट को घेर रहे हैं। इस वजह से क्या होता है, ये हमारे जो न्यूक्लियस है बीच में था उसको भी साइड कर देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भरा क्या होता है? सेल सैप, ठीक है बच्चों। तो इस वैक्यूल के अंदर क्या है? सेल सैप है। और सेल सैप के अंदर होता क्या क्या है? सेल सैप के अंदर देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अमीनो एसिड्स होते हैं, शुगर होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। ओके, तो देखो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि जब ये इतना बड़ा पार्ट है, यानी सेल के 50 to 90% पार्ट को अगर घेरे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सेल को टर्जिडिटी, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करेगा ना। तो इस सेल को इस तरह से टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। तो चलो, ये तो हमने यहाँ पे करे हैं, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ा है हमने। और वैक्यूल्स हमने एनिमल्स में और प्लांट सेल दोनों में ही पढ़े हैं, तो आपने डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें किस तरह से टेम्परेरी बेसिस पे हैं और बहुत ही स्मॉल हैं, और इसमें कैसे परमानेंट है और देखो लार्ज साइज में है। तो इस तरह से आपने डिफरेंस यहाँ पे देखा, ठीक है बच्चों। तो ये हमने वैक्यूल के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं आगे, और आगे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख ही रहा है इसका। आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि देखो, ये हमारा है न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस से बिल्कुल टच में हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो आपको एक पॉइंट क्लियर होता है यहाँ पे कि एक तरफ तो ये हमारा टच होता है न्यूक्लियस से और दूसरी तरफ ये टच होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है बच्चों, तो इस बारे में भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट क्लियर करते हैं अपना, मेम्ब्रेन बाउंड और ऑर्गेनल होता है। मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। दूसरा, ये एक नेटवर्क की फॉर्म में होता है, आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्यूब एंड सीड्स के फॉर्म में, देखो यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, है ना। तो ये 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं, मतलब इनके 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं हमें यहाँ पे। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जैसे भी स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे होंगे, वेसिकल्स की फॉर्म में भी देख पा रहे हैं, सिस्टरने की फॉर्म में भी देख पा रहे हैं। देखो ये जैसे लॉन्ग ट्यूब्स की फॉर्म में है, यहाँ पे सिस्टरने की फॉर्म में है, यहाँ पे वेसिकल्स की फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, और अटैचमेंट के बारे में मैंने बताया ही कि एक तरफ हमारे न्यूक्लियस से अटैच होता है और दूसरी तरफ भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच होता है। और ये हमारे 2 टाइप के होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं कि एक यहाँ पे देखो इस वाले पार्ट में अगर आप देख रहे होंगे तो इसके ऊपर डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, और ये डॉट डॉट क्या होते हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे इन स्ट्रक्चर्स को, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको इनके ऊपर कोई डॉट दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा, इसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। और ये क्या बनाते हैं, क्योंकि जो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है, बताया है कि जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं उनका काम होता है प्रोटीन्स बनाना। और जो हमारे ये जो होते हैं, जो बिल्कुल स्मूथ आपको दिखाई दे रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इनको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इनका काम होता है लिपिड्स बनाना। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारा क्या क्या बना रहा है, एक तो प्रोटीन बना रहा है, दूसरा ये लिपिड्स बना रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्लियर होता है कि जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके लिए भी तो हमें 2 ही चीज चाहिए होती है ना। एक तो हमें चाहिए होता है भाई प्रोटीन्स, और हमें लिपिड्स चाहिए होते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमने सारी बातें यहाँ पे करनी है, और इसके जो फंक्शंस है हमने वो भी कवर कर लिए हैं। मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली आपको कि ये प्रोटीन्स बनाते हैं, जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो लिपिड्स बनाती हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया था आपको कि हमारी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है, जेनेसिस मतलब होता है कुछ बनाना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस करते हैं, यानी ये मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो प्रोटीन्स और लिपिड्स यहाँ पे बन रहे हैं ये हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स भी बनाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स मतलब प्रोटीन से ही बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था, वो सब चीजें हमने देखी यहाँ पे। अच्छा, एक खास बात यहाँ पे ये है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको नोट करो कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो हमारा न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बीच में मतलब चीजों को ट्रांसफर कराने में हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि न्यूक्लियस से वो टच है, तो न्यूक्लियस से चीजों को लेके जाएगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से लेके जाएगा न्यूक्लियस में। चलो ये भी हो गया। और एक काम इसका ये भी है कि ये हमारे जैसे कोई भी पॉइजन होता है, ड्रग्स होते हैं हमारे सेल के अंदर, तो उनको भी डिटॉक्सिफाई करता है। तो चलो ये हमने यहाँ पे पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और अब हम आगे कवर करते हैं अपना। तो आगे हमारा जो ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल, वो है हमारा गोल्जी एपरेटस। तो गोल्जी एपरेटस के बारे में देखो पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे गोल्जी एपरेटस को मतलब किसने इसको डिस्कवर किया था, किसने इसको डिस्क्राइब किया था, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो वो हमारा क्या थे, साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, उन्होंने इसके बारे में बताया, डिस्क्राइब किया हमारे गोल्जी एपरेटस को। अब देखो ये भी हमारा किस तरह से होता है, कंसिस्ट सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स। तो ये भी हमारा 3 टाइप्स में है, मतलब इसके भी 3 फॉर्म्स होते हैं। वेसिकल्स की फॉर्म में भी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वेसिकल्स की फॉर्म में भी है, वैक्यूल्स की फॉर्म में भी है, एंड सिस्टर्नी की फॉर्म में भी है। हाँ, और ये बिल्कुल पैरेलली अरेंज है एक दूसरे के साथ में, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल पैरेलली अरेंज है। और इस यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो मैंने कि सिस्टर्ने अरेंज इन स्टैक्स लाइक स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्ने। तो ये हमारा जो यहाँ पे स्टैक्स लाइक अरेंजमेंट इनका जो है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। और आप एक चीज और देख रहे होंगे कि देखो ये न्यूक्लियस की तरफ का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं सिस फेस, और ये हमारा मेम्ब्रेन की तरफ का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफेस। ठीक है बच्चों, और एक बात और बताती हूँ मैं यहाँ पे कि एनिमल्स में ये बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में हो, ये मतलब इधर उधर फ्रीली भी हो सकते हैं, मतलब कहीं भी हो सकते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आसपास।
टू टाइप्स मैंने बता दिए हैं, सिस फेज भी होता है और ट्रांसफेज भी होता है। सिस फेज हमारा न्यूक्लियस की तरफ होता है और ट्रांसफेज जो होता है हमारा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होता है। चलो ये पॉइंट भी हमारा कवर हुआ। अब हम बात करते हैं आगे की, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। देखो बच्चों, अब हम यहाँ बात करते हैं गोल्जी एपेटस काम क्या करता है। हमारे न्यूक्लियस से चीजें आती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं गोल्जी एपेटस के पास में। अब गोल्जी एपेटस क्या करता है, स्टोरेज करेगा, ठीक है, चीजों का स्टोर करेगा, फिर उनको मॉडिफाई करेगा एंड फिर उनकी पैकिंग करेगा। तो इसका काम ये होता है स्टोर करना, मॉडिफाई करना एंड पैक करना। सेकंड काम क्या है इसका, देखो यहाँ पे कि सिंपल शुगर से क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाता है। और फिर क्या करता है, लाइसोसोम्स भी ये बनाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लाइसोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, लाइसोसोम्स भी ये बनाता है। तो ये तीनों काम करता है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया आपको। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल के लिए। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये हमने कवर किया। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की। तो लाइसोसोम क्या होता है, देखो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है ये भी, ठीक है, बिल्कुल स्पेरिकल होता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्पेरिकल स्ट्रक्चर इसका। और इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और ये एंजाइम्स का काम क्या होता है, एंजाइम्स का काम होता है डाइजेशन करना, ठीक है। और आप लोगों को वैसे भी पता होगा कि एंजाइम्स का काम तो डाइजेशन करना ही होता है। अगर आप एक टुकड़ा खाना खा रहे हो और अगर एंजाइम्स ना हो हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, तो हमारा खाना मतलब लाखों चाहे ईयर्स गुजरते चले जाएं नहीं पचेगा, ठीक है। तो हमारा जो खाना है वो हमारे एंजाइम्स ही पचाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो लाइसोसोम है इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है, डाइजेशन करना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि देखो मैंने कि एंजाइम्स हमारे किससे बनते हैं, मैंने बताया था अभी पिछली स्लाइड में कि एंजाइम्स हमारे बनते हैं प्रोटीन से, और प्रोटीन किससे बनते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस। मैंने बताया ना डाइजेशन का मतलब ही क्या है कि भाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। तो एक तरह के जैसे कोई भी वेस्ट होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल होता है, तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर देता है। यानी बाहर की कोई भी चीज है, कोई वेस्ट है, कुछ भी है, तो उसको डाइजेस्ट कर देता है। एक तरह से सेल के लिए ये क्लीननेस का काम भी करता है, मतलब सफाई भी करता है सेल के अंदर, क्योंकि जो भी फॉरेन पार्टिकल है, कोई भी फंगाई है, कुछ भी बैक्टीरिया, कुछ भी मतलब अनवांटेड चीज है सेल के लिए, उन सबको ये डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है वहाँ पे, ठीक है बच्चों। और इसको हम सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। क्योंकि देखो जब सेल डैमेज हो जाती है या सेल में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो जो हमारे लाइसोसोम है वो फट जाते हैं और उनके अंदर से एंजाइम्स निकल जाते हैं, और इस तरह से वो सेल हमारा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। तो एक तरह से क्या हुआ कि सेल ने अपने आप को ही मतलब सुसाइड किया, ठीक है। तो इसलिए हम लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेल को पूरी को डिस्ट्रॉय करता है। जब भी किसी सेल में कोई प्रॉब्लम होती है तो सेल बोलता है, मतलब जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और आप लोगों को मैंने बताया देखिए जो डीएनए होता है वही पूरी सेल को मॉनिटर करता है। एक तरह से हेड होता है, वो पूरी सेल का हेड होता है, ठीक है। जैसे घर में पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, तो ये घर के हेड होते हैं, वो जो बोलते हैं वही होता है घर में। तो उसी तरह से जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, जो वो बोलता है सेल को, वही करता है। तो हमारा डीएनए लाइसोसोम को बोलता है जब भी किसी सेल को प्रॉब्लम होती है तो कि भाई फट जाओ, और वो फट जाते हैं और इस तरह से वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, और इस तरह से हमारा पूरा सेल अपना सुसाइड कर लेता है। तो इसलिए हम उनको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम का, ठीक है बच्चों। तो चलो ये हमारा हुआ यहाँ पे कवर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे और हम यहाँ पे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि ये भी एक हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ये आउटर मेम्ब्रेन है जो कि पोरस है। पोरस का मतलब क्या है कि चीजें इसमें अंदर आ सकती हैं, बाहर जा सकती हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ये डीपली फोल्ड है, बहुत ज्यादा फोल्डेड हुई है। ये फोल्ड क्यों हुई है, क्योंकि देखो आपको पता है किसी भी चीज को फोल्ड करने से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और सरफेस एरिया ये क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें बनाने एटीपी, ठीक है। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी होता क्या है, एनर्जी करेंसी होती है सेल की, ठीक है, सेल की एनर्जी करेंसी होती है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो इसका ये हमारी जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर हम बनाएंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा एटीपी, और एटीपी ज्यादा बने इसके लिए वो अपनी इनर मेम्ब्रेन को फोल्ड कर लेता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारे एटीपी भी ज्यादा बनेंगे। तो चलो ये भी एक बात हुई। और यहाँ पे हमारे ये ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, एटीपी सिंथेसिस हो रही है, और ये हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे दिख रहा होगा, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है ये।
ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा इनर मेम्ब्रेन का। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये डीएनए आपको दिख रहे हैं ब्लू ब्लू कलर में। तो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका सेल्फ डीएनए भी होता है और ये हमारे यहाँ पे राइबोसोम्स हैं। तो बच्चों आपने यहाँ पे एक चीज नोट करी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका खुद का सेल्फ यानी खुद का डीएनए भी है और यहाँ पे खुद के राइबोसोम्स भी हैं। तो जो डीएनए के पास में खुद का मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के पास में खुद का डीएनए है और राइबोसोम्स हैं, तो ये खुद से अपने प्रोटीन भी बना सकता है और खुद से फिर अपने बहुत सारे काम को ये खुद भी कर सकता है। और इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि बहुत सारे काम को अपने आप भी कर लेता है, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए भी है और खुद के राइबोसोम्स भी हैं। तो इसलिए खुद भी अपना मतलब अपने काम करता है, तो इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो ये तो हो गया। लेकिन हाँ एक बात नोट कर लेना कि जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है वो होता है हमारा एटीएस। अभी आप इतना ही याद रखना, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में और पढ़ेंगे। एटीएस होता है, जबकि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए है पहली बात तो ये सर्कुलर होगा और दूसरी बात क्या है कि ये हमारा 70s होता है। ठीक है, 70s होता है। तो चलो ये बातें हमने कर ली हैं यहाँ पे मोस्टली। और हम एक बात और बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने नोट किया यहाँ पे कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया वो एटीपी बना रहा है और एटीपी ही पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। देखो सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होंगी और सभी केमिकल रिएक्शंस को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और एनर्जी कहाँ से आएगी? वो माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को इसलिए हम पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से ही एनर्जी मिलती है पूरे सेल को। ठीक है बच्चों, चलो हमने ये भी पढ़ा यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। तो देखो प्लास्टिड भी हमारा यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है कि हमारे प्लास्टिड के अंदर भी पहली बात तो सबसे जो नोट करने लायक बात है यहाँ पे वो ये है कि ये सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो प्लास्टिड्स होते हैं उनका भी खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था उसका खुद का डीएनए था, खुद का राइबोसोम था, तो वैसे ही इसका भी डीएनए भी होता है खुद का और राइबोसोम भी होता है। और हमारे जो प्लास्टिड होते हैं वो यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। अब आप यहाँ पे स्टडी करोगे 2 टाइप्स के प्लास्टिड। पहला है क्रोमोप्लास्ट एंड दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, यानी कलर प्रोवाइड करता है। प्लांट्स ग्रीन होते हैं तो इसी वजह से होते हैं, या प्लांट्स में फ्रूट्स में कुछ भी कलर जो दिखाई दे रहा है वो हमारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से दिखाई दे रहा है। और ल्यूकोप्लास्ट के पास कलर तो ये नहीं दे सकता क्योंकि कलर लेस होता है, तो इसलिए इसने अपना काम चूज किया कि स्टोर कर लूंगा मैं। ठीक है, ये कलर प्रोवाइड नहीं करता है, कलर प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो इसने अपना काम स्टोरेज का चूज कर लिया कि भाई मैं स्टोर कर सकता हूँ। और मैं क्या क्या स्टोर कर सकता हूँ? मैं स्टार्च को, ऑयल्स को, प्रोटीन्स, ग्रेन्यूल्स को मैं सबको स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? स्टोरेज का होता है और ये कलरलेस होते हैं। जबकि जो हमारे क्रोमोप्लास्ट है उनका काम होता है कलर प्रोवाइड करना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पे देखो आप 2 टाइप्स के क्रोमोप्लास्ट मतलब क्रोमोप्लास्ट के अंदर जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक तो होता है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, और ग्रीन कलर को कौन प्रोवाइड करता है? क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमारा क्लोरोप्लास्ट किससे कंटेन है? क्लोरोफिल से कंटेन है। और दूसरे कलर भी प्रोवाइड कर सकता है, येलो है, ऑरेंज है, क्योंकि आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स हमारे डिफरेंट कलर्स के भी होते हैं, या फिर जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं, कोई ऑरेंज है, कोई येलो है। तो इस तरह के हमारे जो क्रोमोप्लास्ट है उसका काम होता है कलर प्रोवाइड करना, एंड ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोरेज करना। ठीक है बच्चों, तो ग्रीन कलर को प्रोवाइड करता है क्लोरोफिल। तो आपने यहाँ पे प्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आउटर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये हमारा दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, तो इसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। जो हमारा ये येलो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये हमारा स्ट्रोमा होता है, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये बिल्कुल एकदम लिक्विड टाइप होता है, यानी एक्वस फ्लूइड बोलेंगे इसको हम, बिल्कुल पानी जैसा मतलब लिक्विड होता है। और इस स्ट्रोमा के अंदर आपको दिख पा रहे होंगे ये एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के। तो जो ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा एक है, ये एक को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, तो ये एक कॉइन को हम बोलते हैं थाइलेकोइड। एंड पूरे एक जो ये स्टैक बना हुआ है, पूरा मतलब स्टैक बना हुआ है यहाँ पे कॉइन्स का, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेना। और
मतलब एक को बोलेंगे ग्रेनम, एक के लिए ग्रेनम यूज करेंगे। और जो सारे के सारे बने हुए हैं यहाँ पे पूरे इस प्लास्टिड के अंदर जितने भी आपको ग्रेनम दिख रहे हैं, यानी कि जितने भी कॉइन्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। और जो एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से ज्वाइन करता है, इस जो आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लैमिला, ठीक है बच्चों। और इस थैलेकॉइड के अंदर देखो यहाँ पे अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ कि एक यहाँ पे ल्यूमिन दिख रहा है। ल्यूमिन का मतलब क्या है कि खाली स्पेस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ल्यूमिन। तो आपने प्लास्टिक का स्ट्रक्चर देखा, एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है वो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है। और यहाँ पे जो येलो कलर का फ्लूइड आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और एक कॉइन को हम बोलते हैं थाइलोकॉइड। एंड जो हमारा पूरा ये स्टैक बना हुआ है, पूरा स्टैक, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम। एंड सारे स्टैक्स को मिलाकर बोलते हैं हम ग्रेना। और जब एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से ज्वाइन करता है तो इसको बोलते हैं हम लैमिला। और एक ग्रेनम के अंदर जो आपको स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा प्लास्टिक भी क्लियर हुआ। और अब हम देखो आगे मूव करेंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। तो देखो फंक्शन क्या होते हैं हमारे प्लास्टिड के। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और आपको पता है क्लोरोफिल क्या काम करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, प्लांट का खाना बनता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग फूड, ठीक है बच्चों। तो पहला काम हमारे प्लास्टिड का क्या होता है, खाना बनाना, ठीक है। और वो कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो यानी कि हमारे क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फूड, और कौन से प्रोसेस से करते हैं, फोटोसिंथेसिस से करते हैं। दूसरी बात देखो यहाँ पे कि जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को, फ्लावर्स को। और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, या फिर हमारे स्टार्च को, प्रोटीन को, इन सब चीजों को हमारे को स्टोर करना, ऑयल्स को। तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टोर करना। तो बच्चों देखो आज हम यहीं पे खत्म करेंगे अपना, मतलब इस वाली वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम अपना सेल डिवीजन टॉपिक आगे कवर करेंगे। तो अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, अगर आपकी कोई मतलब इससे आपकी स्टडी में हेल्प मिल रही हो, यूजफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।